नमस्कार, मैं हूं ललित और स्वागत है आपका ध्रुवा एकेडमी में। दोस्तों, आज जिस विषय के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं या जिस विषय की हम शुरुआत कर रहे हैं, ऊपर जैसे लिखा हुआ है इतिहास। और इतिहास के बारे में पढ़ने से पहले हम इसके बारे में दो तीन चीज़ों को जान लेते हैं, जो कि किसी भी विषय में रुचि जागृत करने के लिए उसके बारे में थोड़ा सा जान लेना जरूरी है। और उसी क्रम में कि इतिहास है क्या, इतिहास की उत्पत्ति कैसे हुई, इतिहास शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, इतिहास क्या है, इतिहास लेखन क्या है, और जब इतिहास लेखन है तो इतिहास लेखन के लिए स्रोत क्या हैं, इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। फिर उसके बाद हम इतिहास का जो हम सिलेबस पढ़ेंगे यूपीएससी के आधार पर कि इतिहास का काल विभाजन, और इतिहास के काल विभाजन के साथ हम पढ़ेंगे पहला टॉपिक स्टोन एज। उसको शुरू करने से पहले एक बार हम जान लेते हैं कि इतिहास क्या है। तो अगर इतिहास शब्द के बारे में अगर हम बात करें तो इतिहास शब्द एक यूनानी शब्द है जिसको बोलते हैं हिस्टोरिया। क्या बोलते हैं? हिस्टोरिया। हिस्टोरिया शब्द से हुई है और इसका मतलब होता है जानना, अर्थात ज्ञात होना। जानना अर्थात ज्ञात होना। इसके जो जनक माने जाते हैं एक यूनानी हैं जिनका नाम है हेरोडोटस। ये दो चीजें हुई हमारे पास कि जो इतिहास शब्द है उस शब्द की उत्पत्ति एक यूनानी शब्द हिस्टोरिया से हुई है, जिसका मतलब होता है जानना या ज्ञात होना। और इसके जो जनक माने जाते हैं उनका नाम है हेरोडोटस। अगर हम इतिहास की बात करें तो इसको हम तीन भागों में तोड़ के भी देख सकते हैं, इत्ते, धन ह और धन आस। अभी हम इस शब्द के बारे में सिर्फ बात कर रहे हैं और इसका मतलब होता है निश्चित ही ऐसा हुआ। इस तरीके से भी हम इसको देख सकते हैं। तो अगर हम सिर्फ इतिहास शब्द के बारे में बात करें तो इतिहास शब्द के बारे में हमारे पास जो जरूरी है और जान लेना चाहिए वो तीन इंफॉर्मेशन है। एक इतिहास शब्द की उत्पत्ति हुई है एक यूनानी शब्द हिस्टोरिया से, जिसका मतलब होता है जानना या ज्ञात होना। इसके जो जनक के रूप में जाना जाता है वो भी एक यूनानी है जिनका नाम है हेरोडोटस। और इसको हम तीन भागों में विभाजित करके भी देख लेते हैं कि इति, धन ह, धन आस, और जिसका मतलब होता है कि निश्चित ऐसा ही हुआ। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि इतिहास क्या है, अगर हम इतिहास के बारे में बात करें कि इतिहास क्या है, तो सिंपल भाषा में अगर हम बात करें कि बीते हुए कल के बारे में, अर्थात अपने अतीत के बारे में जानना या अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। बीते हुए कल के बारे में अध्ययन करना, लेकिन उसमें एक शब्द है कि वर्तमान के प्रकाश में, वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है। तो अगर हम इसको ऐसे लिखें कि वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में या प्रकाश में अतीत का अध्ययन क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। सिंपल सी भाषा में है। ठीक है। इतिहास हुआ, अब पहले तो लेखन प्रक्रियाएं नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे लेखन प्रक्रिया भी आई। तो इतिहास लेखन का फिर क्या हुआ? तो इतिहास लेखन है कि जब इनकी हमने व्याख्या करना शुरू किया, जब हमने इतिहास के अध्ययन की हमने जब व्याख्या की, हमने इसको इतिहास लेखन कहा। इतिहास लेखन कहा। और जब हमने व्याख्या की, जब हमने इतिहास का लेखन किया, तो उस लेखन प्रक्रिया के लिए हमें कुछ स्रोतों की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी आवश्यकता पड़ेगी? कुछ स्रोतों की आवश्यकता पड़ेगी। और वो स्रोत क्या होंगे हमारे? जैसे हमारे की साहित्य हैं, हमारे पुरातत्व हैं,
ठीक है, हमारे वेद हैं, पुराण हैं, ये जो प्राचीन साक्ष्य हैं या फिर हमारे उत्खनन से जो चीज़ें मिली हैं हमें, वो साक्ष्य हैं। इन साक्ष्यों को हमने स्रोतों के रूप में लिया, लेकिन इनको हमने दो भागों में विभाजित कर लिया अपनी सुविधा के लिए, पढ़ने के लिए। वो कौन कौन से रूप भागों में विभाजित किया, एक मिनट, पहले इसको एक बार रफ कर लेते हैं फिर देखते हैं। इतिहास लेखन के स्रोत। या केवल स्रोत। तो हमारे पास स्रोत क्या है, हमने स्रोतों को दो भागों में विभाजित किया हुआ है। एक है साहित्यिक स्रोत, और एक है पुरातात्विक स्रोत। अब इन दो चीजों के बारे में आप समझ ही रहेंगे। साहित्यिक स्रोत का मतलब है कि जो हमारे पास साहित्य के रूप में साक्ष्य उपलब्ध हैं उन्हें साहित्यिक स्रोत के रूप में, और जो हमें उत्खनन से जो चीजें प्राप्त हुई हैं, उत्खनन से जो चीजें हमें प्राप्त हुई हैं उन्हें हमने पुरातात्विक स्रोत के रूप में लिख लिया है। ठीक है, अगर हम बात करें साहित्यिक स्रोत की, तो हमारे पास अनेकों साहित्यिक स्रोत हैं। जैसे हमारे पास स्रोत हैं, जैसे रामायण है, प्राचीन ग्रंथ हैं, महाभारत है, गीता है, वेद है, पुराण हैं, अनेकों विद्वानों द्वारा लिखे हुए ग्रंथ हैं, जैसे कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। ऐसे ही हमारे यहाँ पर अनेकों विदेशी यात्रियों ने आगमन किया है, विदेशी यात्रियों ने यात्राएं की हैं और यहाँ रह के उन्होंने उनके भारत के बारे में लिखा है, तो उनको भी इतिहास के स्रोत के रूप में हमने लिया है, साहित्यिक स्रोत के रूप में लिया है। तो जब एक विदेशियों ने आके यहाँ पे लिखा है और एक हमने भी लिखा है, जो हिंदुस्तानियों ने लिखा है, तो दो तरह के स्रोत बन गए हमारे पास। एक तरह देसी हो गए जो इंडियंस ने लिखे हैं या भारतीयों ने जो लिखी है, और दूसरे हो गए जो बाहर से आने वाले लोगों ने लिखे हैं, तो हमने उनको विदेशी विवरण के तौर पर ले लिया है। तो यानी कि हमने साहित्यिक स्रोतों को भी दो भागों में बांट लिया है, और एक पहला भाग है देसी स्रोत, या सॉरी देसी साहित्य, या इसको भारतीय साहित्य भी कह सकते हैं। और दूसरा शब्द है विदेशी विवरण, यानी दूसरा विदेशी साहित्य या विदेशी विवरण। देशी साहित्य में वही सब चीजें होंगी जो मैंने बताया, हमारे वेद हैं, पुराण हैं, शास्त्र हैं तमाम। ठीक है, विदेशी में होगी जो विदेश से आने वाले लोगों ने हमारे यहाँ पे समय समय पे जो यात्राएं की हैं, समय समय पे उन्होंने देश भ्रमण किया है और वहाँ से प्राप्त जानकारियों के आधार पर उन्होंने जो लिखा है उसको हमने विदेशी विवरण या विदेशी साहित्य के रूप में ले लिया है। लेकिन अब क्या है, एक बात जानने वाली है कि भारत में दो तरह की प्रवृत्तियां हैं, दो तरह के ग्रंथ मिलते हैं। कुछ धार्मिक ग्रंथ मिलते हैं, कुछ धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ हैं। धार्मिक साहित्य मतलब कि जो साहित्य धर्म के आधार पर लिखे हुए हैं, धार्मिक प्रवृत्तियों को प्रकट करने के लिए लिखे हुए हैं, उनको हमने धार्मिक साहित्य के रूप में लिया है। और कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जो कि कानून व्यवस्थाओं के आधार पर ग्रंथ लिखे हुए हैं, समझ रहे हो, या फिर किसी विशेष महत्वता के आधार पर लिखे साहित्य हैं, उनको हमने लिया है, जिनका धर्म से कोई विवरण लेना देना नहीं है, धर्म के आधार पर जिनमें कोई विवरण ऐसा नहीं है। तो हमने उनको कितने भागों में विभाजित किया, दो भागों में भारतीय साहित्य को। एक किया हमने धार्मिक और दूसरा किया हमने धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष साहित्य।
अब एक बात और जानने वाली है कि भारत में प्राचीन काल से ही, अर्थात हम कहें कि अनेकों धर्म हैं, है ना, कई धर्म हैं। वैदिक काल में हम देखते हैं कि बौद्ध है, जैन है ना। तो हमारे पास धर्म भी कई हैं, विविधताओं वाला देश है, तो कई धर्मों के आधार पर भी हमने इनको विभाजित कर लिया। जैसे कि एक ब्राह्मण धर्म है, जैसे ब्राह्मण धर्म के आधार पर ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, समझ रहे हो, हमने इनको इस तरह से भी विभाजित कर लिया है। बौद्ध साहित्य, ब्राह्मण साहित्य में अगर हम लिखें, जैसे वेद हैं, वेद, पुराण, अरण्यक, भागवत गीता, गीता, महाभारत, रामायण, अनेकों ऐसे तमाम ग्रंथ, तमाम साहित्य हैं हमारे पास। और अगर हम बात करें बौद्ध के बारे में, बौद्धों के बारे में अगर हम बात करें, तो है जैसे कि त्रिपिटक है, दीपवंश है, ऐसे कई ग्रंथ हैं हमारे पास। और भी हैं, जैसे कि महावंश है, दिव्यावदान है, ठीक है। अगर हम जैन साहित्य के बारे में बात करें, अगर हम जैन के बारे में बात करें, तो इनका भी है, जैसे भगवती सूत्र है। इन सब चीज़ों के बारे में हम, इन सभी ग्रंथों के बारे में या इन सभी साहित्यों के बारे में जब हम वैदिक काल पढ़ेंगे, जब हम वैदिक काल पढ़ेंगे तो वहाँ इन सब चीज़ों के बारे में, जैसे कि जब हम वैदिक काल में जब हम वैष्णव धर्म या ब्राह्मण धर्म पढ़ रहे होंगे तब पढ़ेंगे, बौद्धिज्म में पढ़ेंगे बौद्ध के बारे में, उनके सभी ग्रंथों के बारे में। जब जैनिज्म पढ़ेंगे, यानी कि जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ इन सब चीज़ों के बारे में हम और भी अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो जैसे कि ये साहित्य हो गए। लेकिन अगर हम बात करें कि धर्मनिरपेक्ष के बारे में, तो ये भी हमारे पास, जैसे कि कौटिल्य हैं, कौटिल्य यानी कि जो लोग चाणक्य के नाम से भी जानते हैं ना, चाणक्य, इनका है अर्थशास्त्र। ऐसे तमाम हमारे पास, ऐसे तमाम ग्रंथ हैं हमारे पास धर्मनिरपेक्षता के आधार पर भी। जैसे कि मैंने एक लिख दिया है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। और भी हैं हमारे पास ढेर सारे, जैसे कि पतंजलि का महाभाष्य है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र के साथ साथ पणिनि का अष्टाध्यायी है, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस है। ऐसे और भी अनेकों धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ हमारे पास उपलब्ध हैं। मैं और लिख देता हूँ फिर, ठीक है, आगे पढ़ेंगे इन सब चीज़ों के बारे में। अब बात आती है पुरातात्विक स्रोत, विदेशी विवरण के बारे में। अब बात आती है विदेशी विवरण के बारे में। इनको मैं और आगे लिखवाऊंगा अच्छे से, प्रॉपर। और अगर आप अभी लिखना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। अब हम अगर ब्राह्मण धर्म में मैंने आपको लिखा ही दिया, वेद, पुराण, अरण्यक, महाभारत, रामायण। बौद्ध में लिख लीजिए आप, दो चीज़ें तो लिखी हुई हैं, त्रिपिटक, दीपवंश, और लिख लीजिए दिव्यावदान, महावंश। अगर जैन के बारे में और लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, भगवती सूत्र है, परशिष्ट पर्व है, आचरांग सूत्र है, भद्रबाहु चरित्र है। ऐसे कई सारे विवरण हैं। अब बात कर लेते हैं हम विदेशी विवरण के बारे में। अब देखो,
विदेशी विवरण में मैंने जैसा आपको बताया, जो भारत में तमाम अनेकों विदेशी यात्रियों ने किया है, जैसे यूनान से आए हैं, रोम से आए हैं, ठीक है, यूनान से आए हैं, रोम से आए हैं बहुत सारे लोग, चीन से आए हैं, अरब से आए हैं। जब इन लोगों ने भारत में यात्राएं की तो ये भारत के अलग अलग स्थानों पर गए, अलग अलग दरबारों में भी रहे हैं ये लोग, अलग अलग राजाओं के काल में आए हैं, और इन्होंने यहाँ आकर के अध्ययन किया है, वेदों ग्रंथों का भी अध्ययन किया है। इन लोगों ने भारत में भ्रमण करके भारत को जो है देखा है, और उसके बारे में इन्होंने बहुत सारे विवरण दिए हैं। तो उन विवरण को हमने भी स्रोतों के रूप में लिया है। अब इनके बारे में अगर आप चाहें कि कौन कहाँ से कौन कौन आया तो लिख लीजिए। जैसे कि यूनान के बारे में बात करें तो एक निरयाकस करके है, मेगस्थनीस करके है जो आया है। चीन के बारे में बात करें तो बहुत से हैं, जैसे कि फायान है ना, और इत्संग हैं। अरब से बात करें तो सुलेमान करके हैं, अलबरूनी करके आए हैं। रोम से बात करें तो प्लिनी आए हैं, प्लूटार्क आए हैं, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम इतिहास में आगे पढ़ेंगे और जब हम शासकों का काल पढ़ेंगे तो उसके काल में कौन कौन से यात्री भारत आए उसके बारे में हम साथ के साथ पढ़ेंगे। मैंने एक उदाहरण के तौर पे बताया कि इतिहास के स्रोतों के आधार पर हमने किस तरीके से साक्ष्यों को लिया है, ठीक है। ये तो हो गई हमारे पास साहित्यिक स्रोतों के बारे में। दूसरी बात आई हमारे पास पुरातात्विक स्रोतों के बारे में। साहित्यिक स्रोतों के साथ साथ हमारे पास दूसरे स्रोत हैं जिन्हें हम कहते हैं पुरातात्विक स्रोत। जब हमने उत्खनन किया है तो उत्खनन में हमें तमाम तरह के साक्ष्य मिले हैं, और तमाम तरह के साक्ष्यों में जैसे कि हमको मिला है, अभिलेख मिले हैं, सिक्के मिले हैं, स्मारक मिले हैं तमाम। अगर हम इनकी बात करें तो अभिलेख मिले हैं, सिक्के मिले हैं, स्मारक मिले हैं तमाम, मूर्तियां मिली हैं। ये स्मारक और मूर्तियों को हम किस में रखते हैं? स्थापत्य में, यानी कि हमारे पास तमाम स्थापत्य के साक्ष्य मिले हैं। ये हाँ, मृदभांड मिले हैं तमाम, या उनके जो उपकरण मिले हैं हथियार टाइप के पहले। इनके आधार पर हमने इतिहास का लेखन किया। क्या क्या मिला है हमें? हमने क्या, जैसे तमाम अभिलेख मिले हैं। अभिलेख कितने प्रकार के होते हैं? हमें 4 प्रकार के हैं हमारे पास। वो कौन कौन से? हम आगे जब अभिलेखों की बात करेंगे तब आपको लिखाएंगे। वैसे आप चाहें तो लिख लें, जैसे गुफा लेख है, शिलालेख है, समझ रहे हो हमारे पास। और हमारे पास ताम्रपत्र लेख है, स्तंभ लेख है। इस तरीके से हमारे पास 4 तरह के अभिलेख हैं। सिक्के हैं, अलग अलग काल के सिक्के हैं हमारे पास, अलग अलग समय के सिक्के हैं। कई तरह के सिक्के हैं जिनसे काल विभाजन से पता चलता है कि कई के अलग अलग राजाओं के काल के सिक्के हमारे पास उपस्थित हैं, जिनसे हम काल निर्धारण के बारे में भी हमें मिलता है। स्मारक हैं, तमाम स्थापत्य मिला है, मूर्तियां मिली हैं कई तरह की, मृदभांड मिले हैं, तमाम हथियार उपकरण मिले हैं। जब हम स्टोन एज की बात करेंगे तो वहाँ तो पूरा स्टोन एज उपकरण हथियारों के आधार पर ही पूरा डिफाइन किया हुआ है। तो जब हम इतिहास लेखन की बात करते हैं तो हमें उस समय 2 तरह के स्रोतों की हमने बात कर ली, एक साहित्यिक स्रोत और एक पुरातात्विक स्रोत। इनके आधार पर हमने इतिहास लेखन की प्रक्रिया की है, ठीक है। अब ये तो बात हो गई कि इतिहास लेखन की प्रक्रिया क्या है, लेकिन इनमें कुछ सीमाएं भी होंगी, क्योंकि कोई चीज़ अपने आप में पूर्ण तो है नहीं। तो इतिहास लेखन में अगर हम सीमाओं की बात करें तो खासकर हम साहित्यिक इतिहास की बात करें या साहित्यिक स्रोतों की बात करें तो उसकी कुछ सीमाएं हैं हमारे पास।
बात कर लेते हैं किस तरह की सीमाएं हैं। साहित्यिक स्रोतों की सीमाएं। अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। एक तो ये है कि इनकी प्रामाणिकता पे बड़े प्रश्न उठते हैं। प्रामाणिकता पर प्रश्न उठने की वजह है क्योंकि हमारे पास इनके ये भौतिक साक्ष्य नहीं है। इनके हमारे पास भौतिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, तो इसलिए इनकी प्रामाणिकता की बड़ी समस्या होती है कि इनकी प्रामाणिकता पर बड़ी संदिग्धता व्यक्त की जाती है। और उसकी वजह है और वो वजह क्या है वो मैं बताता हूं। एक तो इनमें काल निर्धारण की बड़ी समस्या है। क्योंकि ये भौतिक अवस्था में उपलब्ध नहीं है, तो इनके काल निर्धारण की हमारे पास बड़ी समस्या आती है कि इनके काल निर्धारण की वास्तविकता को कैसे समझा जाए। एक दूसरा ये है कि हमारे यहाँ विभाजन किस तरीके से रहा है, कहीं इनमें क्षेत्रीयता की भावना तो नहीं है। समझ रहे हो? क्षेत्रीयता की भावना और क्षेत्रीयता की भावना कैसे कि जब इतिहास लेखन की प्रक्रिया हुई होगी तो अपने अपने क्षेत्रों के बारे में बढ़ा चढ़ाकर लिखने की प्रवृत्ति, समझ रहे ना आप, अपने क्षेत्रों के बारे में बढ़ा चढ़ा करके लिखने की प्रवृत्ति, अन्य क्षेत्रों के बारे में सही से ज्ञान न होते हुए भी इतिहास का लेखन अगर हुआ होगा तो उसमें सही या प्रामाणिकता की स्थिति कैसी रही होगी, ये भी एक संदिग्धता का विषय बनता है। दूसरा है, मैंने जैसा बताया कि भारत में धार्मिक है, तो इसमें धार्मिक भावना, तो कहीं इसमें धार्मिक भावना से परिपूर्ण तो नहीं है। ये सब चीजें नहीं समझ में आया आपको? कहीं इनमें धार्मिक भावना या धार्मिक भावना का पूर्वाग्रह तो नहीं है। हर धर्म अपने को श्रेष्ठ बताने के चक्कर में, हर धर्म अपने को श्रेष्ठ स्थापित करने की वजह से इतिहास लेखन में या साहित्य लेखन में कहीं धर्म की पूर्वाग्रह की समस्या से ग्रसित तो नहीं है। इस तरह का भी संदिग्धता इसमें उत्पन्न होती है। ठीक है। दूसरी बात है कि लेखकों द्वारा अतिशयोक्तिपूर्ण लेखन, जैसे अतिशयोक्तिपूर्ण लेखन के बारे में अगर हम बात करें, हमने जैसे कि अब हम आगे जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि राजाओं के अपने अपने दरबारी लेखक भी हैं। राजाओं के अपने अपने दरबारी लेखक भी हैं और एक राजा का लेखक अपने राजा की प्रशंसा के चक्कर में, अपने राजा की अति प्रशंसा करने के चक्कर में अतिशयोक्तिपूर्ण लेखन से तो नहीं गुजरा है। ये भी एक संदिग्धता का विषय है। अक्सर देखा जाता है कि अपने करीबी को या अपने राजा को खुश करने के चक्कर में उन्होंने इतिहास को इस तरह से लिखा कि अपने राजा को खुश किया जा सके और उसको बढ़ा चढ़ा करके लिखा। तो इसमें एक बढ़ा चढ़ा करके लिखने की प्रवृत्ति भी देखने को मिलती है और इस वजह से एक संदिग्धता का कारण बन जाती है। तो इसको आप क्रम बाय क्रम एक बार नोट कर लीजिए कि इसमें पहले हेडिंग डालिए साहित्यिक स्रोतों की सीमाएं, और पहला पॉइंट लिखिए कि इसमें कालक्रम या तिथि क्रम का अभाव मिलता है। पहला लिखिए, इसमें कालक्रम एवं अर्थात तिथि क्रम का अभाव मिलता है। दूसरा टॉपिक लिखिए कि लेखन धार्मिक पूर्वाग्रह से ग्रसित हो सकता है। लेखन
धार्मिक पूर्वाग्रह से ग्रसित हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, किसी घटना एवं कार्य को बढ़ा चढ़ाकर लिखने की प्रवृत्ति मिलती है। किसी घटना एवं कार्य को बढ़ा चढ़ाकर लिखने की प्रवृत्ति मिलती है, अर्थात दरबारी लेखन अतिशयोक्तिपूर्ण से युक्त हो सकता है। अर्थात दरबारी लेखन अतिशयोक्तिपूर्णता से युक्त हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, परवर्ती काल में दिए हुए साहित्य में कुछ घटनाएं छूट सकती हैं। मैंने क्या कहा कि समस्या क्या है कि जब हमारे पास सारी चीजें नहीं हैं, या हमने अतिशयोक्तिपूर्ण लेखन कर दिया, या हमने अपनी इच्छा से लिखा, तो सारी घटनाएं उसमें हुई कि नहीं, हमने सारी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए इतिहास लेखन किया है कि नहीं, ये भी तो सोचने वाली चीज है ना। तो इसमें इसी वजह से कि परवर्ती काल में दिए गए साहित्य में या लिखे गए साहित्य में कुछ घटनाएं छूट सकती हैं। अगला पॉइंट लिखिए, साहित्य में क्षेत्रीय भावना से लेखन होने से साहित्य का सही स्वरूप कम हो जाता है। ये तो हो गई हमारे पास साहित्यिक स्रोतों की बात या साहित्यिक स्रोतों की सीमाएं। अगला पॉइंट बनता है हमारा कि पुरातात्विक स्रोत। देखो, पुरातात्विक स्रोतों के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें कुछ चीजें देखने को मिलती हैं, क्योंकि हमारे पास ये भौतिक अवस्था में उपलब्ध है, भौतिक साक्ष्य के रूप में उपलब्ध हैं। और भौतिक साक्ष्य के रूप में उपलब्ध होने की वजह से इनकी प्रामाणिकता बढ़ जाती है, क्योंकि जब कोई चीज हमारे पास साक्ष्य के रूप में उपलब्ध है तो प्रामाणिकता तो बढ़ेगी। और क्योंकि ये हमारे पास भौतिक साक्ष्य के रूप में उपलब्ध हैं तो इनका काल निर्धारण किया जा सकता है। काल निर्धारण किया जा सकता है। हमारे पास पुरातात्विक साक्ष्यों का काल निर्धारण करने की अनेकों विधियां हैं, जिसमें से जैसे कि हम एक कार्बन डेटिंग के रूप में जानते हैं, तो हम काल निर्धारण कर सकते हैं कि कोई भी वस्तु हमारे पास है तो ये किस काल की है ना, कितने समय पुरानी है, लगभग हम उसके बारे में पता लगाने में सक्षम हैं। और एक तीसरी चीज जो इसमें है हमारे पास, कि जो चीज हमारे पास भौतिक रूप में उपस्थित है और वो सबके लिए उपलब्ध है, तो इसमें फेरबदल की संभावना कम हो जाती है। क्या हो जाता है? फेरबदल की संभावना कम हो जाती है। फेरबदल की संभावना कम हो जाती है। और इन्हीं चीजों के आधार पर जब हमारे पास ये तीनों चीजें हैं, ये चीजें हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि इनकी प्रामाणिकता बढ़ जाती है। किसकी तुलना में? साहित्यिक स्रोतों की तुलना में इनकी प्रामाणिकता बढ़ जाती है साहित्यिक स्रोतों की तुलना में। तो पहले इसको नोट करिए, भौतिक साक्ष्य के रूप में उपलब्ध हैं पुरातात्विक स्रोत, काल निर्धारण किया जा सकता है, फेरबदल की संभावना कम हो जाती है क्योंकि भौतिक साक्ष्य रूप में उपलब्ध हैं, और इससे क्या होता है,
इनकी प्रामाणिकता बढ़ जाती है। अब नोट करके लिखिए कि इतिहास के पुनर्निर्माण में साहित्यिक एवं पुरातात्विक स्रोत दोनों की भूमिका है। पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों स्रोतों की भूमिका है, लेकिन साहित्यिक स्रोतों की सीमाओं को देखते हुए पुरातात्विक स्रोतों की प्रामाणिकता बढ़ जाती है। तो ये तो हो गया हमारा, ये 2-3 चीजें जो हम देख रहे थे, वो 2-3 चीजें कि पहले तो इतिहास, और इतिहास हमने एज अ शब्द समझा था कि इतिहास शब्द क्या है और इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है। इतिहास क्या है, ये देखा हमने, और तीसरा देखा कि इतिहास लेखन क्या है, और लास्ट में हमने देखा इसके स्रोत। इन चीजों को अभी हमने पढ़ा। अब हम आगे बात करते हैं इतिहास के काल विभाजन के बारे में। अब हम बात करेंगे इतिहास के काल विभाजन के बारे में, या इतिहास के वर्गीकरण के बारे में। काल विभाजन, देखिए 2 चीजें हैं, समझ लेनी चाहिए। जब हम इतिहास के विभाजन के या इतिहास का वर्गीकरण जब हम करते हैं, तो खासकर हमने देखा है कि हम इस स्थिति में समझ लेते हैं इतिहास के विभाजन को कि प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, और हम लास्ट में विश्व का इतिहास करके पढ़ लेते हैं। वास्तव में ये इतिहास का वर्गीकरण नहीं है। ये हमने इतिहास को पढ़ने के लिए हमने जो इतिहास का विभाजन किया हुआ है, ये वो विभाजन है। लेकिन अगर हम वास्तव में इतिहास का जो वास्तविक विभाजन के रूप में देखते हैं, काल विभाजन के रूप में, उसको हमने 3 भागों में बांटा हुआ है। कौन से, कितने भागों में? 3 भागों में बांटा हुआ है। और वो 3 भाग कौन कौन से हैं, वो हम देख लेते हैं। इनके बारे में भी हम बात करेंगे कि ये क्या है, तो ये भी इतिहास का ही इतिहास ही। तो काल विभाजन के साथ अगर हम बात करें, तो हमने इनको 3 भागों में विभाजित किया हुआ है। यह है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, और ऐतिहासिक काल। तीन भागों में विभाजित किया है। कौन कौन सा? प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब इन तीनों में विभाजित करने की क्या कंडीशन रही है, उसके बारे में जानेंगे। तो जैसा कि अभी हमने कहा कि हमारे पास 2 चीजें हैं जो मैं पहले पढ़ चुके हैं। हमारे पास एक तो भौतिक साक्ष्य और एक इतिहास लेखन। इन 2 चीजों को लेकर चलेंगे जिसके आधार पर इन काल का विभाजन किया गया है। कैसे किया गया है कि प्रागैतिहासिक काल, और इसको
वह काल जहां भौतिक साक्ष्य उपलब्ध हैं, जिसके भौतिक साक्ष्य उपलब्ध हैं लेकिन लिपि लेखन नहीं है। भौतिक साक्ष्य उपलब्ध हैं, इतिहास का वह काल जिसके हमारे पास भौतिक साक्ष्य तो उपलब्ध हैं लेकिन उस काल में लिपि लेखन नहीं है और मानव की उत्पत्ति एवं विकास का प्रारंभिक चरण। ठीक है, तो अगर हम प्रागैतिहासिक काल के बारे में बात करें तो इतिहास का वह काल जिसमें भौतिक साक्ष्य तो उपलब्ध है लेकिन लिपि लेखन नहीं है और मानव की उत्पत्ति एवं उसके विकास का प्रारंभिक चरण है। ये कौन से युग में है इसके बारे में अभी हम जस्ट थोड़ी देर बाद बात करेंगे, लेकिन उसके बाद अगर हम करें आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में तो जैसा कि मैंने कहा कि इनके आधार पर अगर हम चलेंगे, अच्छा ये काल का उदाहरण अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसको हमने, क्योंकि इसको अपने आप में भी हम बोलते हैं स्टोन एज यानी कि पाषाण काल, इसको खुद भी स्टोन एज के बारे में जानते हैं, इसको स्टोन एज के नाम से। ये हो गया। बात करते हैं हम आद्य ऐतिहासिक काल की। तो इतिहास का वह काल जिसमें हमारे पास भौतिक साक्ष्य उपलब्ध हैं, भौतिक साक्ष्य उपलब्ध है, लिपि लेखन भी है, लिपि लेखन उपस्थित है लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, इतिहास का वह काल जिसमें भौतिक साक्ष्य उपलब्ध है, लिपि लेखन भी है लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। और इतिहास में जब हम ऐसे काल के बारे में पढ़ेंगे तो उसको कहते हैं हम हड़प्पा काल। और ये हड़प्पा काल क्या है, इसके बारे में जब हम स्टोन एज के बाद के जब काल पढ़ेंगे तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। ऐतिहासिक काल वह काल जिसमें भौतिक साक्ष्य तो हैं, भौतिक साक्ष्य तो उपलब्ध हैं, लिपि लेखन भी है और इसको पढ़ा जा सकता है और इसको पढ़ा भी जा सकता है और इसका विकास भी हो रहा है। कौन सा काल कि भौतिक साक्ष्य उपलब्ध है, लिपि लेखन भी है, उसे पढ़ा भी जा सकता है और उसके विकास का चरण है। और ये कहां से शुरू होता है हमारे पास, ये हमारे पास शुरू होता है महाजनपद काल से। महाजनपद काल कहें या बुद्ध का काल कहें। तो अगर हम इतिहास के वर्गीकरण के बारे में बात करें तो हमने इतिहास का वर्गीकरण 3 भागों में किया है, एक प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल कौन सा काल, जिसमें भौतिक साक्ष्य उपलब्ध है लेकिन लिपि लेखन नहीं है और मानव की उत्पत्ति के विकास का प्रारंभिक चरण माना जाता है, जैसे कि स्टोन एज यानी पाषाण काल। आद्य ऐतिहासिक काल भौतिक साक्ष्य उपलब्ध है, लिपि लेखन भी है लेकिन उस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, जैसे कि हमारी हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा काल है। तीसरा है ऐतिहासिक काल, यानी कि जिसके हमारे पास भौतिक साक्ष्य उपलब्ध है, लिपि लेखन भी है और उस लिपि को पढ़ा भी जा चुका है और उसका विकास जहां से आरंभ होता है और उसको हम बोलते हैं महाजनपद काल या बुद्ध काल। ठीक है,
एक छोटी सी चीज, जैसे हम बात करते हैं कि हम मानव विकास के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि मानव का विकास आज से 26 लाख वर्ष पहले अफ्रीका में हुआ। भारत में अगर इसके काल निर्धारण की बात करें तो लगभग 5 लाख वर्ष पहले इसका जो है काल निर्धारण माना जाता है। हालांकि अलग अलग तरह के मत भी हैं, लेकिन जो सर्वमान्य मत है उसके आधार पर हम मानते हैं कि शायद भारत में मानव का विकास आज से 5 लाख वर्ष पहले हुआ होगा। और ये मत ज़्यादातर है भारत में हमारे पास जो स्रोतों में मिले हैं उपकरण या उनके जो पाषाण काल के जो औजार हैं, जो हथियार हैं, उनके आधार पर। अभी कुछ समय पहले यहाँ महाराष्ट्र में एक बोरी नामक स्थान है, वहाँ पर खुदाई हुई और वहाँ से कुछ मानव की उपस्थिति के साक्ष्य मिले, जिनके आधार पर माना गया कि जो भारत में मानव का जो विकास है शायद आज से 14 लाख वर्ष पहले हुआ होगा, ऐसा माना जाता है। लेकिन हमारे यहाँ के जो भारत के जो कुछ इतिहासकार हैं, उन्होंने जो पाषाण उपकरण की, जो मैं अभी बता रहा था कि जो पाषाण उपकरणों की उपस्थिति है, उसके आधार पर माना कि भारत में जो मानव की उत्पत्ति है वो आज से लगभग 5 लाख वर्ष पहले हुई होगी। ये तो रहा इतिहास का काल का विभाजन और मानव की उत्पत्ति। अब हम जो बात करेंगे, जो हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा, प्रागैतिहासिक काल यानी कि पाषाण काल, स्टोन एज, जो हमारे सिलेबस का पहला टॉपिक होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में, इसके बाद जो हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे अगली क्लास में, तो हम बात करेंगे पाषाण काल के बारे में। और पाषाण काल के बारे में बात करने से पहले हम उस सिलेबस के बारे में, यानी कि प्राचीन भारत का जो हम पहला टॉपिक शुरू करेंगे, प्राचीन काल का इतिहास, जो हम बात कर रहे थे हम कि यूपीएससी, हम जब सिलेबस के आधार पर पढ़ते हैं तो हम 3 भागों में बांट लेते हैं, 4 भागों में, कि प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक और विश्व का इतिहास। जब हम विश्व के इतिहास की बात करें तो 18वीं सदी से जो इतिहास है, आगे का जो इतिहास है, उसको हमने विश्व के इतिहास के रूप में सिलेबस में लिया हुआ है यूपीएससी के लिए। तो प्राचीन काल का इतिहास, मध्यकाल का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, जो इतिहास की पढ़ने की प्रक्रिया के लिए जो हमने आसान करने के लिए जो भागों में लिया है, जब हम इसका प्राचीन भारत का इतिहास आरंभ करेंगे तो इसकी शुरुआत करेंगे हम पाषाण काल से। और पाषाण काल से शुरुआत करते टाइम हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके सिलेबस के बारे में, क्योंकि कहते हैं कि किसी भी विषय का सिलेबस उसका संविधान होता है। किसी भी विषय का सिलेबस उसका संविधान होता है जो आपको उससे बांधे रखता है और उसकी ज़रूरतों को समझने में, आपके एग्जाम की ज़रूरतों को समझने में सहायक होता है। तो पहले हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्राचीन भारत का इतिहास का जो है सिलेबस, और उसके बाद पाषाण काल से हम शुरू करेंगे कल।